नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको ठोसों के जो संकुलन क्षमता है उसके बारे में बताया था, क्रिस्टल धातुओं की संकुलन क्षमता के बारे में। इस वीडियो में मैं ठोसों के घनत्व के बारे में बात कर रहा हूँ कि इनका घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर घनत्व जो होता है, अब घनत्व की परिभाषा क्या होती है? घनत्व की परिभाषा क्या होती है? देखिए बेटा, घनत्व की परिभाषा हमारे पास आती है जो हमने 11वीं क्लास में सीखी थी। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान व उसके आयतन, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान व उसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान व उसके आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। वहीं से परिभाषा बनाई है, लिखेंगे किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को बेटा क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। घनत्व कहा जाता है। ठीक है भाई, घनत्व कहा जाता है जहां घनत्व को किससे प्रदर्शित किया गया था? घनत्व को d से स्मॉल d, ठीक है बेटा, d से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इसका निम्न सूत्र है। क्या सूत्र बेटा? देखिए इसका सूत्र क्या होता है? d मतलब घनत्व बराबर क्या होता है भाई? मैंने परिभाषा में लिया है द्रव्यमान बटे आयतन। अनुपात का मतलब बटे तो होता है आयतन। ठीक है, अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ठोसों के लिए और ठोसों की मात्रा कोष्ठिकाओं के लिए। तो मैं यहाँ पर इस सूत्र को इस तरीके से कह सकता हूं कि कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या होगा बेटा? कोष्ठिका का घनत्व होगा गोलों का द्रव्यमान। सही है ना? गोलों का द्रव्यमान। गोले क्या है यहाँ पर? गोले मैंने मान रखे हैं अवयवी कण। क्या मान रखे हैं? अवयवी कण बटे कोष्ठिका का आयतन। सही है ना? यह हमारे पास सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूं। घनत्व रखा मैंने d बराबर कोष्ठिका गोलों का आयतन कैसे हो जाएगा भाई? वो गोले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हम लिखते हैं स्मॉल m गुणा एक गोले का द्रव्यमान हो गया, और कोष्ठिका में गोलों की संख्या हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसीलिए उनकी संख्या को मैंने z लिखा बटे कोष्ठिका का आयतन मेरे पास आ गया भुजा q, मतलब a क्यूब, जहां क्या क्या है? m बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है बेटा, m बराबर होता है द्रव्यमान, z बराबर होता है अवयवी कणों की संख्या, अवयवी
कणों की संख्या, ठीक है, और a बराबर है भुजा की लंबाई। अब यहां पर मैं जानता हूं कि द्रव्यमान जो है वो किसी एक कण का भार होता है। द्रव्यमान भार कहा जाता है, जो कि निम्न सूत्र से मोलर द्रव्यमान में परिवर्तित होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मुझे ये मोलर द्रव्यमान बनाना है क्योंकि द्रव्यमान तो भार होता है, हमें ग्राम में तो देगा नहीं, क्वेश्चन में तो हमें मोलर द्रव्यमान देगा, इसलिए द्रव्यमान को मैं किसमें बदल रहा हूँ, मोलर द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान सूत्र क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बराबर मेरे पास आता है मोलर द्रव्यमान, जिसे आप अनुभार भी कहते हो। क्या कहते हो, अनुभार, मोलर द्रव्यमान। इसे मैं कैपिटल N से व्यवस्थित करता हूं या प्रदर्शित करता हूं। ठीक है बेटा, और नीचे क्या लिख देंगे, अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से। ठीक है बेटा, Na से इसे प्रदर्शित करते हैं। मैं जानता हूं अवगाद्रो संख्या, आपको मैंने पिछली साल बताई थी, अवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल, यही होता है ना। तो ये मान हम आगे रखेंगे, इसलिए हमारे पास सूत्र आया क्या, ये m का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई m का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा d बराबर, n की जगह क्या रख दूंगा बेटा, n की जगह रख दूंगा मैं कैपिटल M बटे Na। ठीक है, Na अवगाद्रो संख्या इनटू z बटे a क्यूब। सही है, ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा किसका, घनत्व का। तो हमारे पास घनत्व का सूत्र आ जाता है, इसी के आधार पर हम घनत्व की जानकारी लेंगे तथा घनत्व की गणना करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है हमारे पास जो इस तरीके से बनता है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि एक तत्व क्रिस्टल में बीसीसी रूप से संतुलित है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यह आपका लिए पहले बताने के पश्चात क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन को आप लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हल कीजिए आप। देखिए बेटा, तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एक तत्व, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है एक तत्व क्रिस्टल में एक तत्व, आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, एक तत्व क्रिस्टल में आधार केंद्रित बीसीसी, आधार केंद्रित, इसे आप बीसीसी कह सकते हैं। ठीक है, बॉडी क्यूबिक सेल, बीसीसी आधार केंद्रित रूप से
व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, ठीक है, व्यवस्थित है। यदि इसका मोलर द्रव्यमान, यदि इसका मोलर द्रव्यमान, यदि इसका मोलर द्रव्यमान यदि इसका मोलर द्रव्यमान हमको दिया गया है 6.023 AMU एटॉमिक मास यूनिट 6.023 6.023 एटॉमिक मास यूनिट हो तो तथा भुजा की लंबाई, तथा बेटा भुजा की लंबाई दी है, भुजा की लंबाई, तथा भुजा की लंबाई आपको कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर हो तो 2 सेंटीमीटर हो तो क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक का घनत्व ज्ञात करो, का घनत्व ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को हमें हल करना है। हमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए कि जो तत्व है वो क्रिस्टल जालक में आधार केंद्रित व्यवस्थित है, तो मुझे आधार केंद्रित मात्रा कोष्ठिका, आधार केंद्रित मात्रा कोष्ठिका प्रश्न के अनुसार हमारे पास आता है कि भाई आधार केंद्रित मात्रा कोष्ठिका है क्या, आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका, आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण कितने होते हैं बेटा आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में? देखिए एक कण तो कोनों पर होता है, कोनों पर मैंने हल करवा रखा है आपको भी आधार केंद्रित कण कितने होते हैं, तथा एक कण कहाँ होता है आधार फलक पर, आधार फलक पर कितना एक कण, तो कुल टोटल कितने हो गए 2 कण। तो हमारे पास z का मान आ गया, किसका मान आ गया बेटा z का मान आ गया। इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि इसका मोलर द्रव्यमान कैपिटल M का मान, मोलर द्रव्यमान बेटा मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है 6.023 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तथा हमारे पास Na का मान भी होता है जो अवगात संख्या का मान है 6.023 into 10 की पावर 23 यूनिट ये होता है। अब ध्यान दीजिए हमें d ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा क्रिस्टल जालक का घनत्व ज्ञात करना है। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था, घनत्व का सूत्र क्या होता है d बराबर z into कैपिटल M बटे Na into AQ। मान रख दीजिए z का मान कितना था बेटा, अभी आया है 2 कण, z का मान कितना आया था, z की आधार केंद्रित मात्रा कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों को कहा गया है और कुल अवयवी कणों की संख्या कोने के साथ साथ आधार फलक पर होता है, कोनों पर एक कण होता है और आधार फलक पर एक कण होता है, इसलिए कुल कितने हुए 2 कण। 2 गुना m का मान कितना दे रखा है 6.023 दे रखा है बटे Na का मान 6.023 into 10 की पावर 23 into A का मान कितना है 2 की क्यूब। आगे लिख दीजिए हमारे पास आ जाएगा 2 into 6.023 से ये कट जाएगा 2 बटे बेटा कितना हो जाएगा 10 की पावर 23 गुना 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो मेरे पास आ जाएगा भाई 2 इस 10 की पावर को ऊपर ले जाऊंगा मैं, कितना आ जाएगा 10 की पावर 23 माइनस में हो जाएगा और बटे 8 1 बटे 4
मेरे पास आ जाएगा 1 गुना 10 की पावर 23 माइनस 23 बटे 4। मैं कह सकता हूँ 0.25, 1/4 को हम क्या कह सकते हैं 0.25। तो मेरे पास आ गया d बराबर 1/4 का मान कितना लिख दिया मैंने, 1/4 बराबर 0.25 कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं ना बेटा। 1/4 का अर्थ क्या होता है 0.25। तो मैंने यहाँ किया 0.25 into 10 की पावर माइनस 23। अब देखिए भाई साहब वैज्ञानिक अंकन पद्धति में बदलना आपको इसको, क्योंकि जो भी मान हमारी केमिस्ट्री में आते हैं उन्हें वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लेना आंसर होता है, नहीं तो हमारा आंसर गलत माना जाता है। इसीलिए हम इसको दशमलव को इधर लेके आएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक अंकन पद्धति कहती है कि मान आपके 1 से अधिक होने चाहिए और 9 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो 9 तक होने चाहिए, 1 से अधिक और 9 तक मान होने चाहिए, 9 से अधिक मतलब 10 तक नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के अंक बढ़ जाएंगे, घाते बढ़ जाएंगे। तो 2.5 into 10 की पावर माइनस 24। पिछला वैज्ञानिक अंकन पद्धति में मैंने इसको समझाया था, दशमलव यदि लेफ्ट में जाता है तो माइनस के घाते बढ़ती है, इतनी घाते बढ़ती है जितनी दशमलव बढ़ाया है, और यदि राइट में जाता है तो प्लस की घाते बढ़ती है, उतनी बढ़ती है जितना दशमलव आगे जाता है। इसीलिए आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या 2.5 into 10 की पावर माइनस 24। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे आपको मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ कि घनत्व करने के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको और भी दिखेंगे बुक में, उन क्वेश्चनों को भी आप हल करना। और यदि कोई क्वेश्चन छूट रहा है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसको मैं अगले वीडियो में सोल्व करके बताऊंगा। यहाँ से आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस लेसन का लास्ट टॉपिक ठोसों में त्रुटियां, अशुद्धता या अपूर्णता। ठोसों में त्रुटियां, अपूर्णता या अशुद्धता। तो हमारा अगला टॉपिक होगा ठोसों में अपूर्णता या त्रुटियां। ठीक है बेटा, तो हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं ठोसों में अपूर्णता। बेटा टॉपिक कौन सा है, ठोसों में अपूर्णता। लास्ट टॉपिक है ये हमारा। ठोसों में अपूर्णता, जिसे त्रुटियां भी कहते हैं बेटा, इसे त्रुटियां भी कहते हैं और इन्हें अशुद्धता भी कहते हैं, अशुद्धि। ठोसों में अशुद्धि के नाम से भी आता है टॉपिक, ठोसों में त्रुटियों के नाम से भी आता है, और ठोसों में अपूर्णता के नाम से भी इसी टॉपिक को पढ़ा जाता है। मैं आपको इन्हीं त्रुटियों के बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। तो हमें ठोसों की अपूर्णताएं पढ़नी है, इसके लिए मैं आपको पहले डायग्रामेटिकल रूप में बता देता हूँ कि ठोसों की अपूर्णताएं किस तरीके से वर्गीकृत की गई है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ठोसों में अपूर्णता। बेटा जो ठोसों में अपूर्णता होती है इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा, दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहली जो अशुद्धि होती है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आती है। पहली अशुद्धि किसके द्वारा आती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णता, इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णता। देखिए यहाँ पर ठोसों में अपूर्णता है क्या कि जो ठोस होते हैं वो किसी न किसी आयन आवेशिकों से मिलकर बनते हैं। तो इन आयनों के परम शून्य ताप पर, मतलब जब तक ताप ना बढ़े तब तक क्रिस्टल जालक उदासीन बना रहता है, तब तक वो शुद्ध रहता है। जैसे ही टेम्परेचर का 1 केल्विन मान या 1 डिग्री सेल्सियस मान में बढ़ता है तो जो परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा
स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेज देता है या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर डोनेट कर देता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नोडल बनाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन या तो अपने क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं या क्रिस्टल के जो छिद्र होते हैं, वॉइड होते हैं, उनमें आकर समाहित हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये कोषों की या क्रिस्टल जालकों की चालकता को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इनमें अशुद्धि या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान देना कि कोई भी ठोस पदार्थ शुद्धतम अवस्था में उसी समय रहता है, कोई भी ठोस पदार्थ शुद्धतम अवस्था में उसी समय रहता है जब तक वो परम शून्य ताप पर है। यदि ताप का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, अपने कक्षकों से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर गमन करेंगे, जिसके कारण जो ठोस हैं उनमें अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा चालकताएं बढ़ जाती हैं। तो वो अशुद्धताएं हम पढ़ रहे हैं, अपूर्णताएं पढ़ रहे हैं, जिनमें पहली अशुद्धता हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णता, जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। अब यदि ठोसों को टेम्परेचर हमारे द्वारा दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो कुछ आवेगिकरण ठोसों के जो है वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं या क्रिस्टल जालक के छिद्रों में आकर समाहित हो जाते हैं। क्रिस्टल जालक के जो अपना निश्चित स्थान है उसको छोड़कर वो कहाँ आ जाते हैं, छिद्रों में आ जाते हैं। जो छिद्र मैंने आपको पढ़ाए थे उन छिद्रों में आकर समाहित हो जाते हैं। उनके कारण भी दूसरे प्रकार की अपूर्णताएं उत्पन्न होती है। तो दूसरी अपूर्णताएं हम पढ़ते हैं यहाँ पर। दूसरी अपूर्णता कौन सी आ जाती है भाई, परमाणु, क्योंकि परमाणु आते जाते हैं, परमाणु या तो बाहर निकल जाता है या परमाणु उसी क्रिस्टल के किसी छिद्र में जाकर समाहित हो जाता है अपना स्थान छोड़कर, इसलिए इसे परमाणु क्या कहते हैं, परमाणु या बिंदु त्रुटि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जहां से स्थान छोड़ता है वो एक स्थान रह जाता है, बिंदु त्रुटि, बिंदु त्रुटि कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके के, एक तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, दूसरी परमाणु या बिंदु अपूर्णता त्रुटि में आप कह सकते हो, जिसमें यहाँ पे गड़बड़ आता है टॉपिक में। तो यहाँ दो प्रकार की होती हैं। अब इनमें दो प्रकार में से जो इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धि है, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता है, वो दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो चालकता बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो कुचालक भी होते हैं। अब उन कुचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए हम उनका अर्धचालक बना देते हैं और अर्धचालकों के आधार पर अर्धचालकों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, जिनमें हमें पढ़ना है। एक पहला होता है एन टाइप, इनको मैं बता रहा हूं आपको, ये कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, एक बार मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ये कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। एन टाइप और पी टाइप कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एन टाइप इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता और दूसरी होती है बेटा पी टाइप इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, पी टाइप इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता। ठीक है भैया, क्या होता है देखिए, मैं आपको इसको बता देता हूँ। अर्धचालक कौन से वर्ग में होते हैं, अर्धचालक कौन से वर्ग में होते हैं बेटा, अर्धचालक होते हैं आपके किस वर्ग में बताइए, अर्धचालक होते हैं वर्ग नंबर 14 में, कार्बन परिवार के तत्वों में। कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है भैया, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो हमारे अर्धचालक होते हैं। अब इन अर्धचालकों में यदि नेगेटिव, हमने वीडियो पढ़ा है, तो जो वर्ग नंबर 13 है वो ऋणात्मक आवेश रखते हैं, इनकी ऑक्सीजन संख्या -3 होती है। वर्ग 13 एक बार देख लीजिए इधर, वर्ग 13 के तत्व जो होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए वर्ग 13 के होते हैं बोरान, एल्यूमिनियम,
बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आपके +3 OH दर्शाते हैं। तो वर्ग 13 के तत्व, ठीक है, और वर्ग 15 देखिए, वर्ग 15 यहाँ से आगे आपको पता लगेगा इसको कि वर्ग 15 के तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो ध्यान दीजिए, ये -3 ऑक्सीजन संख्या दर्शाते हैं। इनकी ऑक्सीजन संख्या -3 होती है, इनकी ऑक्सीजन संख्या +3 होती है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान दीजिए, +3 मतलब पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का पी लिया है यहां से, इसलिए इन्हें कहा गया है p-टाइप। अब मैं क्या कह सकता हूं, यदि वर्ग 14 में, यदि वर्ग 14 के क्रिस्टल जालक है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल है, और उसमें मैंने वर्ग 13 के तत्व मिला दिए, वर्ग 13 के कौन, या तो बोरान मिला दिया या एल्यूमिनियम मिला दिया, इन दोनों को यदि इसमें मिला दिया जाएगा तो जो बनने वाले जालक होते हैं, बनने वाले क्रिस्टल होते हैं, उनमें ये अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, p-टाइप की अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है बेटा? p-टाइप की अशुद्धि वर्ग 13, क्योंकि इनकी OH की शक्ति है, धनात्मक OH शक्ति है, इसलिए इन्हें p-टाइप मतलब पॉजिटिव प्रकार के अर्धचालक, नए अर्धचालक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है n-टाइप। तो इसमें n-टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के कौन से तत्व देना? वर्ग 15 के तत्व होते हैं कौन से? मैंने अभी बताए थे, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। यदि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इनमें मिला दिए जाएंगे, इसमें वर्ग 14 के तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस यदि मिला दिए जाए, तो आप समझ लेना कि वहां पर बनने वाले जो अर्धचालक होंगे वो कैसे होंगे? n-टाइप, नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप के होंगे, और उन्हें हम कह देते हैं n-टाइप अर्धचालक। क्या कहते हैं बेटा? n-टाइप अर्धचालक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये n-टाइप और p-टाइप आपको समझाया है। नेक्स्ट में बात करता हूं परमाणु या बिंदु त्रुटि की, परमाणु या बिंदु त्रुटि की। तो देखिए इधर परमाणु या बिंदु त्रुटि कैसे पढ़ी जाती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। परमाणु या बिंदु त्रुटि होती क्या है? परमाणु या बिंदु त्रुटि होती है कि जब क्रिस्टल जालक में, जो क्रिस्टल जालक है हमारा, उसमें से यदि कोई परमाणु अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए, या क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय छिद्र में आकर समाहित हो जाए, या अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में आ जाए, या क्रिस्टल जालक में कोई अन्य कण बाहर से आ जाए, तो वो परमाणु या बिंदु त्रुटियां कहलाती हैं। इन्हें हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। परमाणु या बिंदु त्रुटि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट मतलब ए, पहली है स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। त्रुटियां सेकंड आपके पास जो आती हैं वो होती है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। ठीक है। एंड तीसरी जो होती है वो होती है आपके अशुद्धि दोष, मतलब कोई बाहर से अशुद्धि मिला दी जाए, अशुद्धि दोष या त्रुटि। ठीक है भैया, ये 3 प्रकार की होती है, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड अशुद्धि दोष। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक मतलब जिनके स्टाइकियोमेट्रिक योगिक क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया स्टाइकियोमेट्रिक योगिक वो होते हैं जिनके
अनुभार जो होते हैं, अणुसूत्र जो होते हैं, उन अणुसूत्रों के अनुपात के ही उनमें अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। जैसे अणुसूत्र में 1:1 में यदि ऋणायन है तो उनके जो क्रिस्टल बनेंगे उनमें समान अनुपात के ऋणायन उपस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक वो होते हैं जिनमें अणुसूत्र के अनुपात के अनुसार कोई भी यौगिक उपस्थित ना हो, कोई भी अवयवीकरण उपस्थित ना हो, मतलब इनका अनुपात बदल जाता है, घनत्व चेंज हो जाता है, इनका घनत्व सेम रहता है, इनका घनत्व चेंज हो जाता है क्योंकि इनमें अवयवीकरणों की संख्या बदल जाती है। अशुद्धि दोष वो होते हैं जिनमें क्रिस्टल जालक को जिनका अणुसूत्र अलग होता है तथा कोई अन्य अणु आकर जुड़ जाए। जैसे NaCl के क्रिस्टल में सीजियम, NaCl का क्रिस्टल है और उसमें सीजियम के अणु आकर जुड़ गए तो सीजियम अलग अणु हुआ, इसलिए उसे अशुद्धि दोष के नाम से जाना गया है, कोई अशुद्धि आकर जुड़ जाए। तो ये यहाँ पर 3 भागों में आ गया परमाणु अभिवृद्धि त्रुटि को, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष होते हैं वो आयनिक क्रिस्टलों में छोड़कर 2 प्रकार के होते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में उनके नाम होते हैं, स्पष्ट नाम होते हैं तथा यहाँ अन्य क्रिस्टलों में इन्हें इस तरीके से बांटा गया है कि इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष फर्स्ट, रिक्तिका दोष और सेकंड होता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। बेटा ध्यान देना, अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष तो होता है कि रिक्त स्थान छोड़ जाए, रिक्त स्थान बना दे, मतलब अवयवीकरण अपना स्थान छोड़कर कहीं बाहर निकल जाए और रिक्त स्थान रह जाए। जैसे यहाँ ये क्रिस्टल अणु है, ठीक है, ये धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन 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 और धनायन, तो कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया, कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। ये क्या बन गई बेटा? रिक्त स्थान बन गए, इसलिए इसे रिक्तिका दोष कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अंतराकाशी दोष। जैसे हमारे अवयवीकरण हैं, ये जुड़ गए, ये जुड़े हुए हैं, अवयवीकरण तो वही है, अवयवीकरण तो है, लेकिन इनके मध्य जो रिक्त स्थान है उनमें कोई धनायन आकर जुड़ गया, उनमें कोई ऋणायन आकर जुड़ गया, तो वो अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो, मतलब अंतराकाशी क्षेत्र में आकर यदि कोई अन्य कण जुड़ जाए तो वो दोष कहलाता है अंतराकाशी दोष। अब आयनिक क्रिस्टल में इन्हीं दोषों के नाम हो जाते हैं, आयनिक क्रिस्टल में इन दोनों दोषों के अलग अलग नाम होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं आयनिक क्रिस्टल में वो 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो रिक्तिका दोष है उसे स्कोटकी दोष कहा गया है, स्कोटकी। बेटा आयनिक क्रिस्टल में रिक्तिका दोष का नाम क्या रखा गया है? स्कोटकी दोष। और आयनिक क्रिस्टल में सेकंड जो अंतराकाशी दोष है उसे आपने फ्रेंकेल दोष कहा है, फ्रेंकेल दोष या त्रुटि। ध्यान देना, दोनों त्रुटियां एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें पढ़ के आया था कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल जालक है जो फ्रेंकेल एवं स्कोटकी दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा क्रिस्टल जालक है, ऐसा कौन सा क्रिस्टल जालक है जो स्कोटकी व फ्रेंकेल दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है? वो दोनों दोष कौन उत्पन्न करता है? AgBr। बेटा कौन सा क्रिस्टल उत्पन्न करता है? AgBr का क्रिस्टल। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हो गया आपके यहाँ पर। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ये भी 2 भागों में बांटा गया है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला होता है धातु आदित्य दोष। कौन सा होता है? धातु अधिकता दोष। बेटा पहला होता है धातु अधिकता दोष, जिसमें धातु की संख्या बढ़ जाती है, धातु मतलब धनायनों की संख्या बढ़ जाती है या ऋणायनों की संख्या घट जाती है, वो धातु अधिक हो जाते हैं, तो उससे कहा जाता है धातु अधिक्य दोष। अब सेकंड क्या होता है इसमें? सेकंड होता है धातु
धातु अभाव दोष, अभाव दोष मतलब धातुओं की कमी हो जाती है, ये ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है, धातु कम रह जाती है, वो कहलाते हैं आपके धातु अभाव दोष। तो बेटा दोषों में आपको होता का ये जो आपका पूरा का पूरा चार्ट है वो आप याद रख लेना। एक नंबर का 100% क्वेश्चन आता है और यही से क्वेश्चन बनता है। ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ, दोस्तों में आपको दो भागों में बांटा है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न दोष, जिसे इलेक्ट्रॉन या का, और एक होता है परमाणु या अवयवी कणों के द्वारा उत्पन्न दोष, जिसे परमाणु या बिंदु दोष कहते हैं। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन के दोष अर्धचालकों के आधार पर बांटे गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल चालक की चालकता में डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंस करते हैं चालकता में, इसलिए जब चालकता घटती है बढ़ती है तो ऐसे क्रिस्टलों को अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालकों को दो भागों में बांटा गया है, एन टाइप और पी टाइप। एन मतलब नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक, नेगेटिव अर्धचालक जो कब बनते हैं जब बड़ा जोड़ा में प्रकार के तत्वों को मिला दिया जाए, नेगेटिव नाइट्रोजन और फास्फोरस को मिला दिया जाए तो एन टाइप क्रिस्टल बनते हैं। और पी टाइप क्रिस्टल बनते हैं जब बोरान व एल्यूमिनियम तेजाब सिलिकॉन व जर्मेनियम में मिला दिए जाए तो पी टाइप के नेजल अर्धचालक बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो परमाणु या बिंदु है वो तीन नामों में बांटा गया है। स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक मतलब ऐसे यौगिक जिनके अवयवी कणों का अणुसूत्र व अवयवी कणों का अनुपात समान रहता है। जैसे NaCl में 1:1 है तो इससे बनने वाले जो क्रिस्टल होंगे वो 1:1 में धनायन ऋणायन रखेंगे। Ag क्या है, 1:1 में धनायन ऋणायन होगा, रखेगा, मतलब इनका अनुपात और अणुसूत्र समान रहता है, घनत्व में कोई परिवर्तन ना होता हो वो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कहलाते हैं। ये आयनिक क्रिस्टलों में स्वरूपीय अभिन्न दोष देते हैं, जबकि अन्य क्रिस्टलों में इन्हें रिक्ति का भयांतराकाशी दोष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक जिनका अणुसूत्र तो अलग होता है और अनुपात घटता है बढ़ जाता है, तो ऐसे दोषों को हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां या दोष कहते हैं। अब देखिए क्या ये जो त्रुटियां दोष हैं वो है धातु आदित्य, मतलब या तो धातु बढ़ जाएगा, धातुओं का अनुपात बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, और या फिर धातु की कमी रहेगी तो धातु का घनत्व घट जाता है। ये दो प्रकार के पड़े हैं। नेक्स्ट है अशुद्धि दोष, जो ऐसे बनाए गए हैं कि इनमें कोई अलग ही प्रकार का अशुद्धि कण आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सबको आपको परिभाषित करके तथा इनके एग्जांपल देके मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में यदि आपको विचार पसंद आया हो तो आप इसको नोट कर लेना तथा हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको डिफरेंट तरीके से अच्छा स्टडी मटेरियल आपके तक पहुंचा सकें। आपको चैनल यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे हम आपको अगले वीडियो और अच्छे